नमस्कार, उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मौलिक फिल्म्स के कार्यक्रम बातचीत में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष अतिथि हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर अविनाश बीनीवाले के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, एक इंसान के रूप में भी और एक लेखक के रूप में भी। इन्होंने 88 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। ये भाषाविद हैं, हिंदी साहित्य अकादमी विनर हैं। सूची है लंबी सी, जिसमें जितना कुछ ऐड करते जाएं हम उतना कम ही होगा। और उससे भी ज़्यादा जो बड़ी बात है मेरे लिए गुरु समान है। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी साहित्यिक यात्रा में। तो ये मेरे लिए एक विशेष पल है कि आज मैं इनके साथ इस कार्यक्रम में बातचीत करूंगी। तो सर, आपका पुनः स्वागत है। भाषाएं इंसानों को जोड़ने के लिए बनाई गई हैं और आप एक भाषा विशेषज्ञ हैं, जो आपके प्रोफेशन में भी रहा है, का हिस्सा रहा है, आपके लेखन का हिस्सा रहा है। और आपने भ्रमण किया है कई देशों विदेशों में, कई जगहों पर आप गए हैं जहां आपने शिक्षा भी प्रदान किया है लोगों को। तो इन सब बातों को जोड़ते हुए भाषा के बारे में, विदेशों में भारतीय भाषाओं के बारे में विदेशों में क्या परिकल्पना है, आपने क्या अनुभव किया और भाषा के बारे में आपके क्या विचार हैं, वो हम जानना चाहेंगे। जी, मुझे इत्तेफाक से, सौभाग्य से घूमने का मौका मिला। बचपन से मैं चाहता था कि मुझे घूमना चाहिए। इसकी एक वजह ये थी कि मेरे बुआ जी जो है, मेरे 4 बुआ जी थे, उसमें से एक जो थी उसका सारा परिवार फ्रांस में रहता था, पेरिस में उनका रेस्टोरेंट था। और वो भारतीय सेना में जो थे, आज़ादी के लिए जो लड़ रहे थे, उनके लिए उन्होंने वो जगह बनाई थी पेरिस में। तो मुझे भी मैं भी चाहता था कि मुझे भी घूमने का मौका मिलना चाहिए, और वो मुझे मिला। मैंने पूरा भारत तो कई बार देखा, और हर शिक्षा की बात भी मैंने उसके साथ वो की थी। जैसे कि नर्मदा परिक्रमा पर मैं गया था, हर गांव में मैंने वहाँ के स्कूल में जाकर लेक्चर दिया, बच्चों से मिला हूँ, टीचर से मिला हूँ, सभी लोगों से मिला हूँ। ऐसी एक भी जगह नहीं कि जहाँ मैंने लेक्चर नहीं दिया। यूरोप में भी मुझे घूमने का मौका मिला। लगभग 40 दिन मैंने यूरोप में घूम लिया। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से लेकर इटली तक, और यहाँ चेकोस्लोवाकिया से लेकर इंग्लैंड तक सभी देश मैंने देखे। और ये 40 दिन का जो सफर रहा वो मैंने यूरेन से किया। और उसमें खासियत ये रही कि 40 दिनों में एक दिन भी मैं किसी होटल में नहीं रहा। मेरे जो सहयात्री हुआ करते थे, उनके साथ मेरी बातचीत होती थी। और मुझे एक फ़ायदा था कि मैं इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और रशियन, ये 4 भाषा बोल सकता था। तो मेरा उनके साथ बोलना होता था, तो उन्हें भी पता चलता था कि ये आदमी कोई मामूली टूरिस्ट नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं आया, समझने के लिए आया है। तो वो लोग मुझे कहते थे, अरे आप कहाँ ठहरेंगे? मैंने कहा मैं देखूँगा कहाँ ठीक होगा। तो वो पूछते थे हमारे घर चलेंगे? तो मैं कहता था जरूर चलूँगा, क्यों नहीं। तो 40 दिन में मुझे एक दिन भी किसी होटल में रहने की नौबत नहीं है। तो यूरोप के होटल नहीं देखे मैंने, लेकिन यूरोप के घर देखे हैं। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यूरोप के बारे में लोग जो यहाँ कहते हैं, लिखते हैं, वो गलत होता है। कई बार लोग लिखते हैं कि वहाँ पर परिवार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है। वो परिवार के 3-4 जितने भी सदस्य हो, वो दिन भर काम करते हैं, लेकिन उनमें आपस में जो भावना होती है भाई या बहन की, वो होती है, और उतनी होती है वैसी होती है जैसे यहाँ पर है। तो वहाँ के परिवार नहीं टूटे, उनके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी है जैसे हमारे यहाँ। ये मैं कह सकता हूँ इसलिए कि मैं उन घरों में रहा। बिल्कुल। होटल में रहकर देखा नहीं है, मैंने घर में रहकर सारा देखा। जी, बहुत जी। तो जहाँ भी जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ, किसी स्कूल में, कॉलेज में जरूर जाता हूँ, और वहाँ पर लेक्चर भी देता हूँ। जैसे एक बार मैं श्रीलंका में था 1981 में, मेरा एक छात्र था वहाँ पर, उसने मुझे बुलाया था। तो मैंने पूरे श्रीलंका में भ्रमण किया, और हर गांव में हर शाम को वहाँ पर लोगों को बुलाकर, खासकर छात्रों को बुलाकर मैं लेक्चर देता था। मैं उनके सामने एक कल्पना रखता था कि आप ऐसा सोचिए कि श्रीलंका हमें मालूम है ज्योग्राफी से कि वो छोटा सा देश है, लेकिन उस छोटे से देश में जाकर मैंने ये काम किया।
मैं कहता था कि समझ लो कि श्रीलंका बहुत बड़ा देश है, समझ लो कि गंगा, क्योंकि उसके बारे में उनके मन में भी जो भावना हमारे मन में है वही है कि गंगा श्रीलंका का एक हिस्सा है, हिमालय श्रीलंका का हिस्सा है। इसमें वास्तव में मैं क्या कह रहा था कि श्रीलंका के भारत में विलीन हो तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने ये इस शब्दों में लिखा, मैंने कहा श्रीलंका, हिमालय इज ए पार्ट ऑफ श्रीलंका, गंगा इज ए पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड वी आर स्टेइंग टुगेदर। बस एक बार मुझे कैंडी में ऐसा लगा था कि लोग शायद मेरी पिटाई करेंगे, लेकिन नहीं हुआ था। और मेरी ये कल्पना हर श्रीलंकन स्टूडेंट को अच्छी लगती थी कि गंगा इज ए पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड हिमालय इज ए पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो ये मुझे मौका मिला घूमने के कारण, और मैंने बाद में भी जो लिखा, अचानक मैंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं लिखूंगा, लेकिन अचानक लिखना मैंने शुरू किया और अभी तक मेरी 88 किताबें प्रकाशित हुई। और जो भी मैंने लिखा है वो इतने कम समय में लिखा है। एक तो पहली बात कि मैं हाथ से नहीं लिखता था, मैं टाइपिंग पहले से जानता था और मेरा टाइपिंग में स्पीड 90 था और कंप्यूटर आने पर वो और आसान हो गया, लगभग 100 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड से मैं लिखता था। तो कम समय में मैंने ये लिखा और बहुत कुछ लिखा जी। और कभी भी मेरी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने सर। और जो ये आपके यात्रा का जो अनुभव है और जो आपके लेखन में भी वो रिफ्लेक्ट होकर दिखता है, पाठकों के दिल तक पहुंच जाता है। जो आपकी कहानियां हो, चाहे आपकी किताबें हों, चाहे उसमें आपने गहन बात कही है या फिर कुछ छोटे मोटे उसमें आपने कुछ बातें बताने की का प्रयास किया है, वो सभी लोगों तक पहुंचता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। मैं ये पूछूंगी, चूंकि हम विदेशों में अभी भ्रमण कर रहे हैं आपके साथ, तो एशियाई देशों के बारे में वहाँ भी आपने बहुत जगहों को देखा है, तो वहाँ क्या महसूस किया, वहाँ का क्या कल्चर है? और जो स्पेशली लिटरेचर की अगर हम बात करें तो हम विदेशों तक भी जाएंगे, तो विदेशों में और यहाँ के लेखन में क्या प्रभाव एक दूसरे पर रहा है? और एशियाई देशों में आपने कहाँ कहाँ क्या देखा, वहाँ का आपका क्या अनुभव रहा? हिस्सा जो था कल तक, मतलब पाकिस्तान, कराची तक मैं गया हूँ, कुछ चालाकी से कहो, लेकिन कराची में पहुंच गया। लेकिन बाद में मुझे और कई जगह जाने के घूमने का मौका नहीं मिला, लेकिन कराची तक गया हूँ मैं। उसके बाद मैंने देखा अबू धाबी, देखा अबू धाबी में रहा हूँ, उसके बाद जॉर्डन में रहा हूँ। तो जॉर्डन का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। जॉर्डन एक ऐसा मुझे अरब देश मिला कि जहाँ मुझे बड़ी आसानी से लोगों से मैं बातचीत कर सकता, लोग बिल्कुल फ्री है, वैसा और कहीं नहीं मौका मिला। उसके बाद इजराइल गया, इजराइल का अनुभव भी मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन इजराइल में वो नहीं एजुकेशन में संरक्षण में ड्यूटी उनकी 2 साल की रहती है, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। तो सोल्जर्स तो हमें जगह जगह मिल जाते हैं, लेकिन मैंने कई बार कोशिश की उनसे बातचीत करने की, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिला। उनके जो अफसर थे वो फौरन आ जाते थे मेरे पास और पूछने कि कौन हो तुम, क्या हो। वो उन्होंने मुझे कभी किसी से बातचीत करने का मौका नहीं दिया। लेकिन ये मौका मुझे और जगह मिला है, जैसे कि ईरान में मिला है। ईरान में मुझे कई लोगों से मिला हूँ, मतलब कई सोल्जर से मिला हूँ। और उस आधार पर मैंने एक बार ये कहा भी था, वो मिलिट्री एजुकेशन, मिलिट्री लिटरेचर वालों का एक सम्मेलन होता है हर साल लखनऊ में। तो एक बार बोमदिया के बारे में उनका हुआ था, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो वहाँ पर मैंने कहा हमारे फौजी जो होते हैं वो मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, जबकि जर्मनी का जो फौजी होता है वो पहले देखता है कि मेरा करियर क्या है, मैं अगर इंजीनियर बना तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं फौजी बना तो मुझे ये मिलेगा। तो उस पर वो डिसाइड करता है कि ये अच्छा है इसलिए फौजी हो जाऊँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कैसे कई जिले हैं जहाँ के परिवार एक आदमी को घर के फौज में भेजते हैं। ऐसी पद्धति और मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। यूरोप में इतना घुमा, हर जगह मैंने सैनिकों से, उनके फौजी जो है उनसे बातचीत की है। तो ये हमारी अलगता है, और ये मैं इसलिए समझ सका कि मैंने घुमक्कड़ की तरह
हर जगह गया मैं। जी, बिल्कुल। उसके बाद मुझे इजिप्ट में जाने का भी मौका मिला। अच्छा। इजिप्ट में मैं काहिरा गया था। हम्म, काहिरा में बहुत अच्छी हम्म, एक मेरा दोस्त था वहाँ पर। हम्म, उसकी सहायता से मैं कई लोगों से बातचीत कर सका, लेकिन मुझे किसी लेखक से मिलने का मौका नहीं मिला। अच्छा। न जॉर्डन में मिला, न इजिप्ट में मिला। हम्म, अबू धाबी में तो कोई लेखक नहीं है। हम्म, वहाँ पर होता है एक तो कारीगर होते हैं हम्म, और व्यावसायिक होते हैं, हम्म, या क्लर्क होते हैं, या अफसर होते हैं, हम्म, या अकाउंटेंट होते हैं। हम्म, तो ये लोग जो है हम्म, उनके साथ बातचीत करने से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम पहले से पता है तो शायद कोशिश होती है हम्म, किसी लेखक से मिलने का मौका मिलता है, हम्म, लेकिन मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैंने बर्मा के कुछ क्षेत्र में गया हूँ, हम्म, ब्रह्म देश के। हम्म, तो म्यांमार में भी मुझे लेखक से मिलने का मौका नहीं मिला। अच्छा। बांग्लादेश गया हूँ। अरे वाह। जी। ये लेकिन कई बार मैं कहता हूँ ये कोई विदेश नहीं है, हम्म, ये मेरा ही देश है। श्रीलंका गया, हम्म, नेपाल में तो कई बार गया हूँ। हम्म, नेपाल में हाँ, नेपाल में मुझे 2-4 उपन्यासकारों से मिलने का अरे मौका वाह। मिला। ओके। बहुत बढ़िया। अरे हाँ ज्योति, मैंने एक देश का नाम बताना मैं भूल ही गया। ये शायद अति परिचय अवज्ञा के कारण होगा। हम्म, ईरान। जी, ईरान में भी मेरा वास्तव्य रहा। जी, लंबा नहीं चला, लेकिन काफी था। जी। काफी। एशियाई देशों के बारे में वहाँ भी आपने बहुत जगहों को देखा है, तो वहाँ क्या महसूस किया, वहाँ का क्या कल्चर है, और जो स्पेशली लिटरेचर की अगर हम बात करें तो हम विदेशों तक भी जाएंगे, तो विदेशों में और यहाँ के लेखन में क्या प्रभाव एक दूसरे पर रहा है, और एशियाई देशों में आपने कहाँ कहाँ क्या देखा, वहाँ का आपका क्या अनुभव रहा? जी सर, तो एशियाई देशों के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ भी आपका काफी घूमना रहा, भ्रमण रहा जी, है। भ्रमण तो जी, रहा। जी, एशियाई देशों में मैं कहूँगा हमारा हमारा हिस्सा जो था कल तक, हम्म, मतलब पाकिस्तान, कराची तक मैं गया हूँ। हम्म, कुछ चालाकी से कहो, हम्म, लेकिन कराची में पहुँच गया। हम्म, लेकिन बाद में मुझे और कई जगह जाने के घूमने का मौका नहीं मिला, हम्म, लेकिन कराची तक गया हूँ मैं। हम्म, उसके बाद मैंने देखा अबू धाबी देखा, हम्म, अबू धाबी में रहा हूँ। उसके बाद जॉर्डन में रहा हूँ। हम्म, और जॉर्डन का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। हम्म, जॉर्डन एक ऐसा मुझे अरब देश मिला कि जहाँ मुझे बड़ी आसानी से लोगों से मैं बातचीत कर सकता। हम्म, लोग बिल्कुल फ्री है, वैसा और कहीं नहीं मौका मिला। उसके बाद इसराइल गया। हम्म, इसराइल का अनुभव भी मेरा बहुत अच्छा है, हम्म, लेकिन इसराइल में वो नहीं इसमें हम्म, संरक्षण में ड्यूटी उनकी 2 साल की रहती है, हम्म, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। तो सोल्जर्स तो हमें जगह जगह मिल जाते हैं, हम्म, लेकिन मैंने कई बार कोशिश की उनसे बातचीत करने की, हम्म, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिला। उनके जो अफसर थे वो फौरन आ जाते थे मेरे पास और पूछ रहे कि कौन हो तुम, क्या हो। वो उन्होंने मुझे कभी किसी से बातचीत करने का मौका नहीं दिया। लेकिन ये मौका मुझे और जगह मिला है, जैसे कि ईरान में मिला हम्म, है। ईरान में मुझे कई लोगों से मिला हूँ, मतलब कई सोल्जर से मिला हूँ। और उस आधार पर मैंने एक बार ये कहा भी था, वो मिलिट्री एजुकेशन, मिलिट्री लिटरेचर वालों का एक सम्मेलन होता है हर साल लखनऊ में। तो एक बार बोमदिया के बारे में उनका हुआ था, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो वहाँ पर मैंने कहा हमारे फौजी जो होते हैं वो मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, जबकि जर्मनी का जो फौजी होता है वो पहले देखता है कि मेरा करियर क्या है। मैं अगर इंजीनियर बना तो मुझे ये मिलेगा, नहीं अगर मैं फौजी बना तो मुझे ये मिलेगा। तो उस पर वो डिसाइड करता है कि ये अच्छा है इसलिए फौजी हो जाऊँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कैसे कई जिले हैं जहाँ के परिवार एक आदमी को घर के फौज में भेजते ही नहीं। ऐसी पद्धति और मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। यूरोप में इतना घुमा, हर जगह जगह मैंने सैनिकों से, उनके फौजी जो है उनसे बातचीत की है। तो ये हमारी अलगता है, और ये मैं इसलिए समझ सका कि मैंने घुमक्कड़ की तरह हर जगह गया मैं। उसके बाद मुझे इजिप्ट में जाने का भी मौका मिला। इजिप्ट में मैं काहिरा गया था। काहिरा में बहुत अच्छी एक मेरा दोस्त था वहाँ पर। उसकी सहायता से मैं
कई लोगों से बातचीत कर सका, लेकिन मुझे किसी लेखक से मिलने का मौका नहीं मिला। न जॉर्डन में मिला, न इजिप्ट में मिला। अबू धाबी में तो कोई लेखक नहीं है, वहाँ पर होता है एक तो कारीगर होते हैं और व्यावसायिक होते हैं, या क्लर्क होते हैं, या अफसर होते हैं, या अकाउंटेंट होते हैं। तो ये लोग जो है उनके साथ बातचीत करने से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब पहले से पता है तो शायद कोशिश होती है किसी लेखक से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन मुझे नहीं मिला। उसके बाद मैंने बर्मा के कुछ क्षेत्र में गया हूँ, ब्रह्मदेश के, तो म्यांमार में भी मुझे लेखक से मिलने का मौका नहीं मिला। बांग्लादेश गया हूँ जी। लेकिन कई बार मैं कहता हूँ ये कोई विदेश नहीं है, ये मेरे ही देश है। श्रीलंका या नेपाल में तो कई बार गया हूँ। नेपाल में मैं 2-4 उपन्यासकारों से मिलने का मौका मिला। ओके, बहुत बढ़िया। अरे हाँ ज्योति, मैंने एक देश का नाम बताना मैं भूल ही गया, ये शायद अतिपरिचय अवज्ञा के कारण होगा। ईरान जी। ईरान में भी मेरा वास्तव्य रहा जी। लंबा नहीं था, लेकिन काफी था, काफी अनुभव के लिए अच्छा था। जी। आपने भी एक ईरान पर पुस्तक लिखी है ना? जी जी जी, लिखी। ईरान पे मैंने लिखी नहीं है, आपके द्वारा मैंने ईरान को महसूस किया, वो अनुभव किया है, जो आपकी यात्रा वृतांत है ईरान, पारसियों का तीर्थ क्षेत्र। तो ये इस पुस्तक के बारे में खासकर पूछना चाहूंगी। इसमें इसके अनुवाद के दौरान काफ़ी कुछ मुझे सीखने समझने को आपके द्वारा मिला। तो ईरान में जो आपने जो अनुभव डाला है अपनी यात्रा का, और जो आपके वहाँ के जो ऑब्जर्वेशंस रहे, और जो आपने एनालाइज किया, जो महसूस किया, वो सब आपने उसमें डाला। और ये पहली ऐसी पुस्तक है जो ईरान के यात्रा पर लिखी गई है, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है। तो इसके बारे में आप बताइए, ईरान के और पारसियों का वो जो कल्चर आपने उसमें वहाँ दिखाया है, और उनका भारत से जो संबंध आपने दिखाया है उस पुस्तक में, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ईरान का ऐसा होगा, बचपन से मुझे ईरान के बारे में भी बड़ी दिलचस्पी थी, जिज्ञासा थी, और मैंने कई बार कोशिश भी की, लेकिन नहीं जा पाया। उसके बाद मुझे 1978 में मेरा एक छात्र ईरान से था, वो काफ़ी अमीर घर का था, और उसने मुझे बुलाया। उसका लेटर भी आया था, क्योंकि वो वीसा के लिए जरूरी था, लेटर भी आया था, लेकिन बीच में वहाँ पर क्रांति हो गई, उन्होंने राजा को हटा दिया, और वहाँ मेरा जो स्टूडेंट था, ईरानी स्टूडेंट, उसकी फैमिली भी अमेरिका चली गई। तो जो जिसके सहारे मैं ईरान जाने वाला था, वही सहारा टूट गया, न राजा रहा, न मेरा छात्र रहा। तो वो ईरान घूमने की कल्पना ही रही। मुंबई में हम जा रहे थे चर्चगेट ए रोड पर, तो वो ईरानियन एयरवेज का ऑफिस बस उसके सामने ही था। हर दिन मैं उससे जाता था, लेकिन मुझे ईरान जाने का मौका नहीं मिला। मुझसे कई बार मैंने पूछा कि टिकट कितना है, मुंबई तेहरान मुंबई, वो टिकट मामूली था, लेकिन उन्होंने कहा वीसा आपको लेना चाहिए, और वीसा मिल नहीं रहा था। मैंने कोशिश की वीसा के लिए भी, ईरान कॉन्सुलेट जाकर, आखिर मुझे मौका मिला। अभी आज फिलहाल एक पारसी था, वो अपनी तीर्थ यात्रा के लिए, क्योंकि पारसी ईरान से है, तो उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा ग्रुप जा रहा है, लेकिन हमारी तीर्थ यात्रा है, टूरिस्ट नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, चलेगा। मुंबई में भी ऐसा ग्रुप मिला था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आऊँगा आपके साथ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप पारसी नहीं, हम आपको नहीं लेंगे। जैसे उनका जो प्रार्थना मंदिर होता है अज्ञारी, उसमें हमें प्रवेश नहीं मिलता, जो नॉन पारसी है उनको प्रवेश नहीं मिलता। तो आखिर मुझे यहाँ पुणे में जो ग्रुप था, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको ले जाएंगे, लेकिन आपको लिए अलग कोई व्यवस्था नहीं होगी, आपको वो हमारा प्रोग्राम है, हमारी तीर्थ क्षेत्र देखने का, आपको वही करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं वही करने चला रहा आप लोगों के साथ, और मुझे वो मौका मिला। लेकिन इस दौरान ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि ये हमारी तीर्थ यात्रा है, तो मुझे किसी कॉलेज में जाने का, मैं कॉलेज जाना था, मैं पुस्तकों की दुकानें देखना चाहता था कि कैसी होती है दुकानें, जैसे एक पुस्तक की दुकान हमारे यहाँ कैसी होती है, और तब मैंने ऑक्सफोर्ड में देखा था, ऑक्सफोर्ड में कैसी होती है, ऑक्सफोर्ड में बिल्कुल अलग होती है। वी जस्ट कांट इमेजिन दैट कि
तीन चार मंजिला भी बड़ी सी बिल्डिंग है, वो सारी किताबें हैं, हर जगह किताबें ही रखी है। स्पेशलाइजेशन है उनका कि एशियन बुक्स है, अफ्रीकन बुक्स है वगैरह। और वहाँ पर सोफे रखे हैं क्योंकि आप कितने घंटे खड़े रहेंगे, तो आप पुस्तक लीजिए, हाँ बैठिए, आराम से बैठिए, देख लीजिए। सोफे, वहाँ पर कॉफ़ी मशीन लगी है, वो फ्री होती है। आपको भूख लगे तो आप बिस्कुट ले खाइए, कॉफ़ी वहाँ पर रखी है। ऐसी दुकान हमारे यहाँ है कोई? पूरे भारत में नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी दुकान में कम है कि जहाँ डॉक्टर किताब ले सकते हैं जी। हमारी दुकान ऐसी होती है कि काउंटर पर कहते हैं कि हमें फलानी पुस्तक चाहिए और वो कहेगा नहीं है जी जी जी, खत्म, अब बाहर। बातचीत के क्रम में, इस कार्यक्रम में, आज के एपिसोड में हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर अविनाश बेनीवाले सर से, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। और ये बातचीत का क्रम आगे भी बना रहेगा, क्योंकि इनके अनुभव से, इनके लेखन से, इनके भ्रमण यात्रा जो इनकी पूरा वृतांत रहा है, उनसे अभी बहुत कुछ सीखना है, हमें लोगों तक बातें पहुंचानी है। तो ये सिलसिला भी चलता रहेगा और ये कार्यक्रम भी चलता रहेगा। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।